आइए अब हम अगला प्रश्न डॉक्टर साहब शामिल करते हैं। ये विवेक वशिष्ठ साहब का है, वो इस समय लाइन पर है, यूपी से है। विवेक साहब बताइए, आप जानना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो के बारे में। अभी एज ऑफ नाउ आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं, कुछ आप शेयर कर सकते हैं? एज ऑफ नाउ मेरी इन्वेस्टमेंट है दो LIC में, LIC मनी बैक पॉलिसी एंड LIC जीवन। Actually, I want to invest around 12,000 rupees per month. Options in my hand is 6,000 rupees per month in 15-year PPF plan. And I don't have any short-term goal. आपका गोल एग्जैक्टली आप लॉन्ग टर्म जो गोल कह रहे हैं, कितना टाइम फ्रेम है और गोल है क्या? Long term goals are 15 lakhs for my son higher education. My son is 6 years old. Okay. 15 lakhs for my daughter education, higher education. Daughter is still 7 months. Okay. And 25 lakhs for my daughter marriage. ओके, आपको इसमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आपने कुछ गोल सेट किए हैं, आपने टाइम फ्रेम शेयर किए जिस लाइंस पर आप आगे मूव करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्टेप बाय स्टेप पहले तो ये कि आपने लिए कि टर्म प्लान ले लें, मतलब डिपेंडेंट्स है इनके केस में, और फिर आगे चलते हुए जो ये गोल्स की बात कर रहे हैं उसमें एजुकेशन कॉम्पिटिटिव भी है और आजकल एक्सपेंसिव भी काफी है। हायर एजुकेशन की अगर बात करें चलते हुए, तो ये इसको कैसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको लेकर मूव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे, ये चाइल्ड यूलिप प्लान्स को भी आप कैसे देखेंगे? उन यूलिप्स में भी काफी सारे चेंजेस किए हैं उनको इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए। आप इनको किस तरह से मिक्स मैच करते हो, बताएंगे आगे कैसे मूव करें स्टेप बाय स्टेप? तो विवेक जी, सबसे पहले जैसे सौरभ ने कहा, सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के बारे में सोचिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो जो भी आपके गोल्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, और उसके लिए एक टर्म प्लान होना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट कहना बंद करिए। जो इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें न अच्छा इंश्योरेंस मिलता है न अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है। इनफैक्ट आपके जो दोनों इंश्योरेंस प्लान्स हैं उसमें बहुत ही पुअर रिटर्न आपको मिलेगा, और ये दोनों प्लान्स मेरे ख्याल से आपको पूरे डिटेल्स आपको देखने पड़ेंगे। सारे डिटेल्स थे नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से इनको सरेंडर करने में ही समझदारी होगी, क्योंकि इवन पुराना पैसा जो आपने दिया उसको भूल भी जाएं तो भी फ्यूचर में भी अब जो पैसा आप लगाएंगे उस पर भी रिटर्न आपको 6-6.5% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो अब कम से कम आप पैसा मत लगाइए, जो सरेंडर वैल्यू मिलती है ले लीजिए। सरेंडर वैल्यू आपकी जितनी प्रीमियम दी है उससे भी कम होगी, लेकिन वो ले लीजिए, और ज्यादा अब पैसे उसमें मत गंवाइए। टर्म प्लान लीजिए अपने लिए, एक प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए खुद के लिए, परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जो आपने गोल्स सेट किए हैं, मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज्यादा, अब रहा गोल्स का सवाल, तो इसमें गोल्स में आपने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से कैलकुलेशन नहीं किया है। जैसे क्विकली मैं कहूं, आपने कहा 15 लाख आफ्टर 14 ईयर्स, अगर उसमें 10% का हम इन्फ्लेशन पकड़ें तो आज की वैल्यू 4 लाख होती है। सेम वे डॉटर्स हायर एजुकेशन आपने अगेन कहा है 15 लाख आफ्टर 19 ईयर्स, उसकी आज की वैल्यू 2.5 लाख होती है। तो क्या अगर आपकी लड़की अगर आज हायर एजुकेशन के लिए जाती तो क्या 2.5 लाख में कर पाती? तो या आपने डॉटर्स मैरिज कहा है 25 लाख आफ्टर 25 ईयर्स, वो इक्विवेलेंट है 2.3 लाख टुडे 10% पे। उतने में शादी अगर हो सकती है आपके डॉटर की आज अगर आप करना चाहें। रिटायरमेंट कॉर्पस आपने कहा है 2 करोड़, उसको अगर हम इन्फ्लेशन के मुताबिक एडजस्ट करें तो ये आपको जुटा पाएंगे 10,000 रुपए प्रति माह आज के पैसों में। तो क्या उतने पे आप रिटायर हो सकते हैं? तो ये क्लियरली आपने ये जो गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, बहुत ही आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और प्रॉपरली गोल सेट कर लिए, वरना आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स को कम कर देगा। रहा सवाल अब क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से क्लियरली जहां तक आपको टैक्स ब्रेक्स की जरूरत है वहां तक आप ELSS फंड में करिए, और बाकी के लिए आप बैलेंस्ड फंड्स चुनिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल बहुत हाई नहीं लग रही है, ऑल्दो आप काफी यंग हैं, लेकिन आपकी बातों से और आपने जो मेल लिखी है उससे ऐसा नहीं लगता कि आप हाई रिस्क ले सकते हैं। तो उसको आप बैलेंस्ड फंड लीजिए ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। रिस्क ऑन अ बैलेंस्ड फंड पे रिस्क इतनी ज्यादा नहीं है,
प्रोवाइडेड आप कंटिन्यूअसली उसको सिप को करते रहें। तो अगर आप ये 10,000 रुपए करते हैं तो भी ये आपने भी जो गोल सेट किए हैं वो भी नहीं पूरे होंगे, आपको करीबन 14,000 रुपए लगाने होंगे। और एक्चुअली अगर जब रियल गोल्स आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी शॉर्ट पड़ेंगे। आपके पास थोड़ी सी स्कोप है। आपके जो डिटेल्स आपने भेजे थे विवेक जी, एक आपने लोन सिर्फ 10 साल का ले रखा है, होम लोन, वो मेरे ख्याल से अगर आप उसको लंबा कर लें, क्योंकि वो डिडक्टिबल है तो उसकी रेट कम लगती है, तो उसको अगर आप एक्सटेंड कर लें तो थोड़ी सी 5,000 रुपए प्रति माह उसमें से निकल जाएगा। एक कार लोन ले रखा है आपने जो काफी महंगा पड़ता है, और आपके उसके सामने फिक्स डिपॉजिट है जो आपने सस्ते में रख रखी है। प्लीज उसको आपस में पेमेंट कर दीजिए, प्रीपे कर दीजिए। और फॉर्चुनेटली जिस बैंक से आपने कार लोन लिया है वहां प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है, तो ये जो सरेंडर वैल्यू आएगी इंश्योरेंस पॉलिसी की और ये जो एफडी है उससे कार लोन को प्रीपे कर दीजिए, ताकि वो पैसे जो आज आप कार की ईएमआई में दे रहे हैं वो भी आप बचा पाएंगे। ओके, यानी जो लायबिलिटीज हैं उनको आप पहले एक बार रिविजिट कर लें। एंड सेकेंडली, जैसे आप आगे मूव कर रहे हैं गोल्स में, आप इन्फ्लेशन को साथ में काउंट करते हुए चलें, अदरवाइज जो आप टारगेट्स लेकर चल रहे हैं वो काफी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और बाकी कुछ डिटेल्स हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिन पर आप नजर रख सकते हैं आगे जब आप मूव करना चाहें। हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, हम जल्दी लौटते हैं। कई और प्रश्न हैं उनको हम शामिल करेंगे बस कुछ ही देर में।